हेलो बच्चों, हाय एवरीवन। चलिए बच्चों, हमारे इलास्टिसिटी के डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। बातचीत करते हैं आज इसके कैलकुलेटिव कॉन्सेप्ट की। देखो बच्चों, अभी तक हम समझ रहे थे कि इलास्टिसिटी टर्म का मतलब क्या है, इलास्टिसिटी फिनोमिना होता क्या है। क्लियर? इलास्टिक नेचर क्या है, प्लास्टिक नेचर क्या है, इन बात को हमने समझा। आज हम बातचीत करेंगे बेटा स्ट्रेस के बारे में, देन हम डिफाइन करेंगे स्ट्रेन क्वांटिटी को। एक एक मैथमेटिकल टर्म्स को हम आज डिस्कस करने वाले हैं और अल्टीमेटली हम डिस्कस करेंगे इस पर बनने वाले न्यूमेरिकल। देखो यार, एकदम सीधी सी बात है। लेट से मैं बोल देता हूं आपको कोई भी एक सॉलिड रॉड या सॉलिड वायर दी हुई है। करेक्ट? ये मुझे कोई भी एक सॉलिड वायर दी हुई है। आपको बोला है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दिस सॉलिड वायर दैट इज इक्वल टू है ए। क्रॉस सेक्शनल एरिया वो क्या होता है? परपेंडिकुलर टू द फोर्स एक्टिंग लाइन। जिस लाइन पर फोर्स लग रहा है उसके परपेंडिकुलर जो एरिया है दैट इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्लियर? लेट्स से मैं इस वायर पर एफ फोर्स अप्लाई करके इस वायर को स्ट्रेच करना चाह रहा हूँ। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है अपना ए। सो हेयर स्ट्रेस which is defined as force acting per unit cross sectional area. First term, stress that is defined as force acting per unit cross sectional area. करेक्ट? तो देखिए सिंपल सी बात है। अगर बेटा मैं यहाँ पर बातचीत करूँ, कोई भी सॉलिड वायर दी हुई हो, सॉलिड बॉडी दी हुई हो, सॉलिड मटेरियल दिया हुआ हो, अगर मैं इस पर फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, मेरी इस बॉडी को डिफॉर्म करने की टेंडेंसी है, तो अल्टीमेटली इस पर अप्लाई हो रहा होगा स्ट्रेस, जिसको हम काउंट करते हैं बेटा फोर्स पर यूनिट एरिया से। नेक्स्ट पॉइंट, मैं इसकी एसआई यूनिट की अगर बातचीत करूँ, सो हेयर एसआई यूनिट दैट विल बिकम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डेट इज अगर बेटा मैं बातचीत करूं तो इट इज अ टेंसर क्वांटिटी। टेंसर क्वांटिटी क्यों बोला है हमने इसे? कि यहाँ पर एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। इस रेस्पेक्ट में बेटा ये स्केलर और वेक्टर दोनों के रूल फॉलो करता है, सो डेट्स वाई इट इज कॉल्ड टेंसर क्वांटिटी। तो सबसे पहली टर्म तो आती है स्ट्रेस, डेट इज अ सिंपल टर्म फोर्स एक्टिंग पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। करेक्ट? अगला देखो, सेकेंड टर्म डेट इज कॉल्ड स्ट्रेन। स्ट्रेन जो कि डिनोट करता है बच्चों डिफॉर्मेशन को। स्ट्रेन क्या बताता है? डिफॉर्मेशन के बारे में बताता है। एक एक पॉइंट आपको समझ लेना, पूरा चैप्टर हमें समझ में आ जाएगा। यहाँ पर स्ट्रेन को डिफाइन करते हैं बेटा, इट इज द रेशियो ऑफ, अगर मैं कंप्लीट डेफिनेशन लिखूं, इट इज द रेशियो ऑफ change in configuration to the original configuration. Change in configuration to the original configuration is called strain. That means here strain which is equal to होगा change in dimension upon original dimension, upon original dimension। सो देखिए दो टर्म पूरा चैप्टर हमारा डिफाइन होने वाला है, एक स्ट्रेस और एक स्ट्रेन के ऊपर। स्ट्रेस क्या है, पूरे कितने टाइप का होता है, एक एक पॉइंट को हम डिटेल में समझेंगे। स्ट्रेन क्या है, कितने टाइप का होता है, इस बात को भी हम डिटेल में समझेंगे। अभी हम एक बेसिक आइडिया की बातचीत कर रहे हैं। तो स्ट्रेस हो गया फोर्स पर यूनिट एरिया, स्ट्रेन का मतलब हो गया चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। डेट मीन्स चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, या चेंज इन एरिया अपॉन ओरिजिनल एरिया, और चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है, इस रेस्पेक्ट में हम डिफाइन करते हैं स्ट्रेन को। अगर मैं बेटा यहाँ पर डायमेंशन की बातचीत करूँ तो ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। इसकी डायमेंशन होती है m0 l0 t0, और ये यूनिट लेस भी क्वांटिटी है, ना तो कोई डायमेंशन होती है और ना ही कोई इसकी यूनिट होती है। आई बात समझ में? तो पहली क्वांटिटी तो हो गई स्ट्रेस, सेकंड क्वांटिटी हो गई हमारी स्ट्रेन।
दोनों बातें क्लियर। अब देखिए आगे क्या आता है। अगला आता है बेटा, जैसे अगर मैं स्ट्रेस की बातचीत करूं, स्ट्रेस को टोटल हम 3 वे में डिफाइन करते हैं। Stress that defined in 3 ways. First is our longitudinal stress. Second, that is called volumetric stress. And third, that is called tangential stress. Basic meaning of stress is very simple, that is a force per unit area, but we defined in 3 ways. First is a longitudinal stress, second is a volumetric stress, and third is a tangential stress. If I talk about longitudinal stress, तो देखिए बच्चों, लेट्स से कोई भी सॉलिड वायर हमें दी हुई है, कोई भी ये सॉलिड वायर है, इसके एरिया के परपेंडिकुलर मैं फोर्स लगा रहा हूँ, डेट मीन मेरी इसकी लेंथ को चेंज करने की टेंडेंसी है। अगर मैं इसकी लेंथ में चेंज करना चाह रहा हूँ, दैट टाइप ऑफ स्ट्रेस इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। अगर हम लेंथ के रेस्पेक्ट में चेंज कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे हम बेटा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। आई बात समझ में। सेकंड होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। लेट्स से मैं बोल देता हूँ आपको, कोई भी ये बॉल दी हुई है, इसकी ऑल डायरेक्शन पर मैं स्ट्रेस अप्लाई कर रहा हूं, अल्टीमेटली मेरी इसके वॉल्यूम को चेंज करने की टेंडेंसी है, दैट टाइप ऑफ स्ट्रेस इज कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। आई बात समझ में। यहां पर तो परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया स्ट्रेस अप्लाई हो रहा है, जिसके कारण लेंथ में इफेक्टिवली चेंज नोटिस हो रहा है, बट यहां पर जो है ये ऑल डायरेक्शन में स्ट्रेस अप्लाई हो रहा है, जिसके कारण इसके एंटायर वॉल्यूम में चेंज हो रहा है। दैट टाइप ऑफ स्ट्रेस इज कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, विच इज आल्सो कॉल्ड प्रेशर, जिसको हम प्रेशर भी बोलते हैं। क्लियर। अगली अगर बातचीत की जाए तो थर्ड टाइप का स्ट्रेस होता है टेंजेंशियल स्ट्रेस। टेंजेंशियल स्ट्रेस का मतलब क्या है, जैसे मान लो बेटा ये कोई भी एक बॉडी है, ये एंटायर दोनों हाथ को मिला के एक बॉडी बनी है, मैं अपर हैंड पर फोर्स लगा रहा हूं, जिससे अपर सरफेस आगे स्लाइड हो जाती है। क्लियर। अगर अपर सरफेस स्लाइड हुई तो बॉडी की जो स्ट्रक्चर है उसमें डिफॉर्मेशन आ गया, और ये जो फोर्स लगा वो हैंड के पैरेलल लगा, दैट मींस टेंजेंस के पैरेलल फोर्स अप्लाई हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड टेंजेंशियल स्ट्रेस। इस बात को आप ऐसे भी इमेजिन कर सकते हो कि लेट से मैं बोल देता हूं बेटा ये कोई भी एक बॉडी है, इनिशियली बॉडी की स्ट्रक्चर कुछ ऐसे है, जैसे ही मैंने इसके पैरेलल फोर्स लगाया, राइट, अब मैं एरिया के परपेंडिकुलर फोर्स नहीं लगा रहा हूं, एरिया के पैरेलल में फोर्स लगाता हूं, तो ये वाला पॉइंट यहां पर शिफ्ट हो जाता है, ये वाला पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाता है। जैसे मैं इसको दूसरे कलर से लिखूं, ये वाला पॉइंट यहां आ जाता है और ये वाला पॉइंट यहां पर आ जाता है। अल्टीमेटली अगर मैं इनको ज्वाइन करता हूं तो कुछ इस टाइप का हमारा क्यूब बन जाता है। आई बात समझ में कि जो स्ट्रक्चर है वो आगे की तरफ शिफ्ट हो जाती है, दैट टाइप ऑफ स्ट्रेस इज कॉल्ड टेंजेंशियल स्ट्रेस। तो एंटायर चैप्टर में हम 3 टाइप के स्ट्रेस के बारे में बातचीत करेंगे, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस पढ़ेंगे, वॉल्यूमेट्रिक पढ़ेंगे, और तीसरा डिफाइन करेंगे बच्चों हम टेंजेंशियल स्ट्रेस। क्लियर। अब देखिए एक एक पॉइंट को हम डिटेल में भी समझेंगे कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस पे कैसे क्वेश्चन बनेंगे, वॉल्यूमेट्रिक पर कैसे बनेंगे, और टेंजेंशियल स्ट्रेस पर हमारे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे अगर मैं बेटा यहां पर फर्स्ट टाइप ले लेता हूं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। अगर मैं इसके लिए बातचीत करूं, सो इट एक्ट परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया। फोर्स किधर लगाएंगे, परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया। बिकॉज ऑफ दिस लेंथ ऑफ सॉलिड बॉडी चेंजेस। इसके कारण क्या होता है बेटा, लेंथ में चेंज हो जाता है, सॉलिड बॉडी की जो लेंथ है वो बदल जाती है। जैसे मान लो
आपको ये कोई भी एक सॉलिड बार दिया हुआ है, जैसे मैंने इसके परपेंडिकुलर फोर्स यहाँ पर अप्लाई किया, तो परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई करने पर, जैसे इसके एक एंड को मैंने फिक्स कर रखा है, परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई करने पर ये स्ट्रेच हो जाती है, इसकी लेंथ में चेंज हो जाता है। दैट टाइप ऑफ स्ट्रेस इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। क्लियर? अगर इसकी लेंथ बढ़ रही है तो इस स्ट्रेस को हम टेंसाइल स्ट्रेस भी बोलते हैं। अगर लेंथ में इंक्रीमेंट हो रहा है तो इसको हम टेंसाइल स्ट्रेस भी बोलते हैं। इन सेम वे लेट्स से मैं बोल देता हूँ बेटा ये कोई भी एक सॉलिड बार दी हुई है और मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, फोर्स की टेंडेंसी है इसकी लेंथ को कम करने की, तो अल्टीमेटली इसकी लेंथ कम हो जाती है। दैट टाइप ऑफ स्ट्रेस इज कॉल्ड कंप्रेसिव स्ट्रेस। क्लियर? तो दो टाइप का स्ट्रेस हम पढ़ने वाले हैं, एक तो होता है टेंसाइल स्ट्रेस, दूसरा होता है कंप्रेसिव स्ट्रेस, और दोनों की दोनों हमारे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का पार्ट है। कैलकुलेट कैसे होगा? तो अगर इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है तो टेंसाइल स्ट्रेस दैट इज आल्सो इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, कंप्रेसिव स्ट्रेस दैट इज आल्सो इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। सॉल्व करने का तरीका एक ही है, बस यहाँ पर कॉन्सेप्ट को हमें समझना है। क्लियर? तो क्या हुआ बेटा? इट एक्ट परपेंडिकुलर टू क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड बिकॉज ऑफ दिस लेंथ ऑफ सॉलिड बॉडी चेंजेस। आई बात समझ में? अल्टीमेटली इसकी लेंथ में चेंज होगा एंड द वैल्यू ऑफ दिस टेंसाइल स्ट्रेस इज एफ अपॉन ए एंड कंप्रेसिव स्ट्रेस के कारण लेंथ कम होगी। क्लियर? अगला देखो, सेकेंड, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। which is also called pressure, जिसको हम प्रेशर भी बोलते हैं। अगर बेटा यहाँ पर मैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस की बातचीत करूँ, लेट से मैं बोल देता हूँ आपको ये कोई भी एक सॉलिड बॉडी दी हुई है, ठीक है? इस सॉलिड बॉडी को मैं एक लिक्विड कंटेनर में इमर्ज कर देता हूँ। जैसे ही मैं इस सॉलिड बॉल को लिक्विड कंटेनर में डालता हूँ तो ये जो लिक्विड कंटेनर है इस सॉलिड बॉल पर ऑल डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई करेगा, एंड बिकॉज ऑफ दिस फोर्स इस बॉडी की कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेस आ जाएंगे, इसमें एक डिफॉर्मेशन आ जाएगा, इसका वॉल्यूम कम हो सकता है। आई बात समझ में? कम, हालांकि काफ़ी कम, मतलब कि जो चेंज है वो हम नोटिस ना कर पाएँ, उसको हम कैलकुलेट ही कर पाएँ या माइक्रोस्कोप लेवल पर हम इसके ऑब्जर्व कर पाएँ, लेकिन अल्टीमेटली अगर हर डायरेक्शन से स्ट्रेस अप्लाई हो रहा है तो सीधी सी बात है इसके कॉन्फ़िगरेशन में चेंज होगा। करेक्ट? अगर बेटा ऑल डायरेक्शन में ये स्ट्रेस अप्लाई हो रहा है तो इसको बोलते हैं हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, दैट इज आल्सो कॉल्ड प्रेशर, क्योंकि प्रेशर होता है ऑल डायरेक्शन से किसी भी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करना। और डिफाइन कैसे होगा? सो हेयर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस दैट इज इक्वल टू होगा फोर्स अपॉन एरिया एंड दैट इज आल्सो कॉल्ड प्रेशर। तो इस पर भी हमारे काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं। कैसा क्वेश्चन बनेगा वो भी हम अभी चेक करने वाले हैं, एक एक पॉइंट को बस अभी हम समझ रहे हैं। क्लियर? चलिए अगली बातचीत करते हैं, टेंजेंशियल स्ट्रेस। देखो बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया कि लेट से ये कोई भी एक मुझे सॉलिड बॉडी दी हुई है, ये कोई भी एक सॉलिड बॉडी है, जैसे ही मैं इसकी सरफेस के पैरेलल फोर्स अप्लाई करता हूँ और इसकी अपर सरफेस स्लाइड होकर यहाँ पे आ जाती है। इसकी जो अपर सरफेस है ये स्लाइड होकर अपनी यहाँ पे आ जाती है, ठीक है? तो ये जो सरफेस के अलोंग हमने फोर्स अप्लाई किया है, सरफेस के पैरेलल जो हमने फोर्स अप्लाई किया है, दैट टाइप ऑफ स्ट्रेस इज कॉल्ड टेंजेंशियल स्ट्रेस। अगर बेटा मैं यहाँ पे फोर्स F अप्लाई कर रहा हूँ और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, तो टेंजेंशियल स्ट्रेस विच इज आल्सो इक्वल टू होगा फोर्स पर यूनिट एरिया। टेंजेंशियल स्ट्रेस भी क्या होगा हमारा? फोर्स पर यूनिट एरिया। तो हमें पहले क्या करना है, एक एक बात को समझना है। टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या है?
लॉन्गिट्यूशनल स्ट्रेस क्या है और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस क्या है। ये बात है क्लियर? ठीक है, चलिए अब इन पर पहले क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि और एक अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग बन जाए जब हम इनको चैप्टर में यूज में लें। जो नोट डाउन कर रहे हैं वो इस वाली टर्म को नोट डाउन कर ले, फिर हम बातचीत करते हैं बच्चों इन पर न्यूमेरिकल की, कैसा न्यूमेरिकल मेरा यहाँ पर बन सकता है, कैसा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे आ सकता है। देखो यार, लेट्स से आपको ये कोई भी एक बॉडी दी हुई है, ठीक है, ये कोई भी एक सॉलिड बॉडी है, इस पर मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ F डेट इज इक्वल टू 100 न्यूटन एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री। आपको बोला है ये क्यूब है जिसकी लेंथ है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। डिटरमाइन फर्स्ट, आपको बताना है बेटा यहाँ पर लॉन्गिट्यूशनल स्ट्रेस कितना होगा, जिसको टेंसाइल स्ट्रेस भी लिख सकता है। सेकंड, आपको बताना है बेटा यहाँ पर टेंजेंशियल स्ट्रेस कितना होगा, ठीक है। टेंजेंशियल स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी, जिसको ये शियरिंग स्ट्रेस भी लिख सकता है। इन ये दोनों टर्म का मतलब एक ही है, यहाँ पर इसको टेंसाइल भी लिख सकता है। तो एकदम आसान सा क्वेश्चन मैंने दिया है, कोई भी एक बॉडी है जिस पर मैं 100 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री, यू हैव टू डिटरमाइन द लॉन्गिट्यूशनल स्ट्रेस एंड द टेंजेंशियल स्ट्रेस। इन दोनों की वैल्यूज क्या होंगी, किस तरीके से आप इसको निकालोगे, इसको ये आपको सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व करो, कैसे करोगे, बाकी लोग मेरे साथ समझ लो बेटा इसका आंसर हम कैसे निकालने वाले हैं, किस तरीके से हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। देखो यार, अगर मैं यहाँ पर बातचीत करूँ तो फोर्स जो है वो 37 डिग्री एंगल पर 100 न्यूटन पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है। अगर मैं इसका कंपोनेंट लेता हूँ तो इधर तो एक कंपोनेंट आएगा 100 cos 37, इधर तो कंपोनेंट क्या आ गया 100 cos 37, ऊपर एक कंपोनेंट जाएगा 100 sin 37, इधर तो चला गया हमारा 100 cos 37, ऊपर चला जाएगा हमारा 100 sin 37। ये जो 100 cos 37 है ये इस एरिया के परपेंडिकुलर लग रहा है, अगर परपेंडिकुलर लग रहा है तो ये अप्लाई करेगा यहाँ पर लॉन्गिट्यूशनल स्ट्रेस, और जो भी पैरेलल लग रहा है फोर्स सरफेस के वो अप्लाई करेगा बच्चों टेंजेंशियल स्ट्रेस। आ रही बात समझ में? तो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ लॉन्गिट्यूशनल स्ट्रेस, ये होगा बेटा परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया, एंड इफ आई टॉक अबाउट टेंजेंशियल स्ट्रेस तो ये हो जाएगा हमारा पैरेलल फोर्स अपॉन एरिया। करेक्ट? आई बात समझ में? परपेंडिकुलर फोर्स कितना है, डेट इज इक्वल टू 100 cos 37 अपॉन एरिया, और पैरेलल फोर्स कितना है, डेट इज इक्वल टू 100 sin 37 अपॉन एरिया। क्लियर? बस यहाँ पे वैल्यूज आपको पुट करनी है। cos 37 कितना होगा 4/5, तो ये आ जाएगा आपका 80 अपॉन एरिया, एरिया कितना है 20 सेंटीमीटर, तो 0.2 इंटू 0.2। इधर अगर मैं लिखूँगा sin 35 3/5, तो 3/5 से आएगा 60 अपॉन 0.2 इंटू 0.2। करेक्ट? तो हम लिख सकते हैं बेटा वैल्यू ऑफ लॉन्गिट्यूशनल स्ट्रेस कितना होगा, वैल्यू ऑफ टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या होगी, किस तरीके से हम इनको निकालने वाले हैं। क्लियर? दोनों पॉइंट आ रहे समझ में? एक में परपेंडिकुलर एरिया काउंट होता है और एक में पैरेलल एरिया काउंट होता है, ठीक है। नोट डाउन कर लो, जिन्होंने सॉल्व कर लिया था वो अपना आंसर वेरीफाई कर सकते हैं। बातचीत करते हैं अगले न्यूमेरिकल की। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, ये कोई भी बेटा आपको कंटेनर दिया हुआ है, इस कंटेनर में मैंने लिक्विड फिल कर रखा है, ठीक है, और ये कोई भी एक सॉलिड बॉल है जिसको मैंने यहाँ पर रखा हुआ है एट अ डेप्थ ऑफ h विच इज इक्वल टू है 80 मीटर। 80 मीटर की डेप्थ में मैंने इस बॉल को रखा हुआ है। क्लियर? डिटरमाइन
वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस ऑन द बॉल। बॉल पर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस कितना होगा ये आपको बताना है। आपको क्या बोला, ये कोई भी बॉल है, रेडियस ऑफ बॉल इज आर, इज प्लेस एट अ डेप्थ एच, देन डिटरमाइन द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस ऑन द बॉल। कितना वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस यहाँ पर लग रहा होगा ये आपको बताना है। ये तो समझ में आ गया कि ऑल डायरेक्शन से इस पर फोर्स लग रहा है तो ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस ही है, ठीक है। इसको मुझे काउंट करना है, एकदम आसान सा तरीका है, आसान से तरीके से आप काउंट कर सकते हो। बस एक अंडरस्टैंडिंग आपको कॉन्सेप्ट की होनी चाहिए। आपने अंडरस्टैंडिंग बना ली तो इजीली आप निकाल पाओगे। देखो बच्चों कैसे करने वाले हो। अगर मैं यहाँ पर बातचीत करूँ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस की, जो सॉल्व कर रहे हैं वो अपना सॉल्व करते रहो। आपने पढ़ा है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस दैट इज आल्सो कॉल्ड प्रेशर विच इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। क्लियर, आई बात समझ में। आपने फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा कि अगर मैं बॉल को एच डेप्थ में लेके आ रहा हूँ तो अल्टीमेटली इस पर प्रेशर अप्लाई होगा, और कितना प्रेशर अप्लाई होगा विच इज इक्वल टू होगा रो जी एच। कितना प्रेशर अप्लाई होगा, रो जी एच। अगर एटमॉस्फेयर से यहाँ पे लाया तो रो जी एच के प्रेशर से इस पर चेंज होगा, इतना एडिशनल प्रेशर यहाँ पर अप्लाई होगा। इसको हालांकि आप ड्राइव भी कर सकते हो, अगर किसी बच्चे को डायरेक्ट समझ में नहीं आता है तो फोर्स कितना लग रहा है एम जी अपॉन एरिया। एम जी को अगर आप लिखोगे तो ये हो गया एरिया इंटू डेप्थ इंटू ऑफ डेंसिटी इंटू जी अपॉन एरिया। तो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ बेटा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस विच इज आल्सो कॉल्ड प्रेशर दैट इज इक्वल टू होगा रो जी एच। लेट से आपको बोला हुआ है कि ये वाटर है, वाटर है तो डेंसिटी ऑफ वाटर हो गई 10 टू द पावर 3, जी है h, जी कितना है 10, h इज 80। सो आंसर आएगा 8 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इतना वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस बॉल पर अप्लाई होगा। आई बात समझ में। तो एक एक पॉइंट एकदम आसान है, बस आपको अच्छे से समझना है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस कैसे निकालोगे, प्रेशर के हिसाब से। एच डेप्थ में आ रहा है तो रो जी एच सीधा फॉर्मूला। लॉन्गिट्यूशनल स्ट्रेस लेंथ में चेंज करेगा, टेंजेंशियल स्ट्रेस उसकी स्ट्रक्चर में चेंज करेगा। लॉन्गिट्यूशनल परपेंडिकुलर टू द एरिया फोर्स लगेगा, टेंजेंशियल में पैरेलल टू द एरिया फोर्स अप्लाई होगा। तो पहली बातचीत स्ट्रेस के बारे में तो हमारी हो गई। स्ट्रेस होता क्या है, कौन कौन से टाइप का होता है, किस टाइप के न्यूमेरिकल हमारे यहाँ पे बन जाते हैं। अगली बातचीत करते हैं स्ट्रेन की। आ रही बात समझ में आता? चलिए देखो बच्चों, मैंने आपको बताया स्ट्रेन का मतलब है चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। जैसे ही मैं बॉडी पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाता हूं तो उसकी डायमेंशन में, उसके कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेज होते हैं। उन चेंजेस को काउंट करने का ये तरीका है। स्ट्रेन क्या करता है, उन चेंजेस को एक रिलेटिव फैक्टर में काउंट करता है। क्लियर। अगर स्ट्रेन के टाइप की बातचीत की जाए तो 3 टाइप का स्ट्रेन होता है बच्चों। कितने टाइप का स्ट्रेन होता है, 3 टाइप का स्ट्रेन होता है। लॉन्गिट्यूशनल स्ट्रेस से हम डिफाइन करते हैं लॉन्गिट्यूशनल स्ट्रेन। इससे तो क्या डिफाइन होगा, लॉन्गिट्यूशनल स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस से हम डिफाइन करते हैं बच्चों वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। यहां पर क्या डिफाइन होगा हमारा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। सेम बेटा यहां पर टेंजेंशियल स्ट्रेस से हम डिफाइन करते हैं टेंजेंशियल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूशनल स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, और तीसरा हमारा डिफाइन होता है बच्चों टेंजेंशियल स्ट्रेन। ठीक है, 3 टाइप के स्ट्रेस से 3 टाइप का डिफॉर्मेशन हमें मिलता है, 3 टाइप का स्ट्रेन हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं। क्लियर। अब देखिए, अगर लॉन्गिट्यूशनल स्ट्रेन की बातचीत की जाए, ये एकदम सेम है जो लॉन्गिट्यूशनल स्ट्रेस का फाइनल रिजल्ट है। मान लो ये कोई भी एक सॉलिड वायर है, जैसे ही मैंने इस पर फोर्स लगाया सो इसकी लेंथ में चेंज हो गया। मान लो लेंथ में चेंज होता है डेल्टा एल, ओरिजिनल लेंथ थी एल। जैसे ही मैंने इस पर फोर्स अप्लाई किया, इसकी लेंथ में चेंज हुआ, लेंथ में चेंज हुआ, इसकी ओरिजिनल लेंथ है एल, लेट से चेंज हो गया डेल्टा एल। सो हियर लॉन्गिट्यूशनल स्ट्रेन विच इज इक्वल टू होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ।
लॉन्गिट्यूशनल स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, कितना लेंथ में चेंज हुआ है डिवाइडेड बाई ओरिजिनल लेंथ। हमेशा लॉन्गिट्यूशनल स्ट्रेस से लेंथ में चेंज होगा, इसलिए लॉन्गिट्यूशनल स्ट्रेन जो है वो लेंथ के रेस्पेक्ट में काउंट होगा। या तो लेंथ बढ़ेगी अदरवाइज घटेगी, तो इसकी वैल्यू होगी डेल्टा एल अपॉन एल। क्लियर? सेकंड होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। जैसे मैंने आपको बताया कि लेट से ये कोई भी एक बॉडी दी हुई है, जैसे ही मैं इस पर बेटा फोर्स अप्लाई करता हूँ ऑल डायरेक्शन में, अल्टीमेटली इस पर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अप्लाई होता है, और इस वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस के कारण लेट से इसका वॉल्यूम में चेंज हो जाता है। सो हियर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, दैट मीन्स डेल्टा वी अपॉन वी। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, दैट मीन्स डेल्टा वी अपॉन वी। आ रही बात समझ में? तो ये भी एकदम आसान है, इसको भी इजीली समझा जा सकता है। बस मुझे ये काउंट करना है कितना वॉल्यूम में चेंज हुआ है। अगर मैंने ये निकाल लिया वॉल्यूम चेंज कितना है, तो मैं बता दूंगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन भी अपना क्या होगा। ठीक है। तीसरा आता है हमारा टेंजेंशियल स्ट्रेन। टेंजेंशियल स्ट्रेन का मतलब है जैसे ही मान लो कि ये कोई भी बॉडी है, ये इसका ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है। जैसे ही मैंने पैरेलल टू द सरफेस फोर्स अप्लाई किया, ये वाला पॉइंट यहाँ आ जाता है, ये वाला यहाँ आ जाता है, ये वाला यहाँ आ जाता है और ये वाला यहाँ आ जाता है। इसका कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस टाइप से बन जाएगा। इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कुछ इस टाइप से अपना बन जाएगा। अपर सरफेस जो है वो आगे की तरफ मूव कर जाएगी। क्लियर? लेट्स से मैं बोल देता हूँ अपर सरफेस x वैल्यू से मूव कर गई और इसकी ओरिजिनल लेंथ थी l। सो हियर टेंजेंशियल स्ट्रेन दैट इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ कितना हो रहा है यहाँ पे x अपॉन ओरिजिनल लेंथ इज l। तो ये हो जाएगा अपना x अपॉन l। तीन टाइप का स्ट्रेन था, तीन टाइप के स्ट्रेन से तीन टाइप का स्ट्रेन हमारा डिफाइन होता है, लॉन्गिट्यूशनल स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एंड द टेंजेंशियल स्ट्रेन। आई बात समझ में? तीनों बातें क्लियर? स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेन क्या है और इनके टाइप क्या है। ठीक है। स्ट्रेस को हमने क्लासीफाई किया, सेम वे में हमने स्ट्रेन को भी क्लासीफाई किया। आगे चले, चलिए जो ये ड्रॉ कर रहे हैं वो इसको ड्रॉ कर लो, लिख लो एक बार, फिर बातचीत करते हैं बेटा अगले कॉन्सेप्ट की। नेक्स्ट टर्म हमारी यहाँ पर क्या आती है, नेक्स्ट टर्म के बारे में बातचीत कर लेते हैं। देखो बच्चों, स्ट्रेस और स्ट्रेन से हम डिफाइन करते हैं बेटा हुक्स लॉ ऑफ इलास्टिसिटी। यहाँ पर हमारा डिफाइन होता है हुक्स लॉ ऑफ इलास्टिसिटी। ये हुक्स लॉ क्या है इसके बारे में बातचीत कर लेते हैं। तो हुक्स ने बोला था बेटा विद इन इलास्टिक लिमिट, एक एक पॉइंट समझ लेना, विद इन इलास्टिक लिमिट। और यहाँ पे वर्ड आता है इलास्टिक लिमिट। पहले इसकी बात समझ लेते हैं ये क्या होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि बॉडी का अपना एक इलास्टिक नेचर होता है और कुछ टाइम बाद बॉडी का अपना प्लास्टिक नेचर होता है। इलास्टिक नेचर का मतलब है जब तक बॉडी अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में वापस आ रही है वो इलास्टिक नेचर है, लेकिन अगर वापस नहीं आ पा रही है वो प्लास्टिक नेचर है। तो एक पर्टिकुलर रेंज तक बॉडी का इलास्टिक नेचर है, उससे ज़्यादा अगर स्ट्रेस लग रहा है तो बॉडी में प्लास्टिक नेचर आ जाएगा, परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएगा। ठीक है। तो ये बोलता है विद इन इलास्टिक लिमिट, मतलब जहां तक इलास्टिक नेचर फॉलो हो रहा है, विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस acting on the body is directly proportional to strain produced in the body।
क्या बोलता है हुक्स लॉ कि विद इन द इलास्टिक लिमिट बॉडी पर जितना भी स्ट्रेस अप्लाई हो रहा है दैट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। जितना ज़्यादा मैं स्ट्रेस बॉडी पर लगाऊंगा उतना ज़्यादा ही उसमें डिफॉर्मेशन आएगा, उतना ज़्यादा ही वहाँ पर स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा। दैट मीन्स हेयर स्ट्रेस एक्टिंग ऑन द बॉडी इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। ये सिंपल सी लैंग्वेज है। आ रही बात समझ में? अगर बेटा मैं यहाँ पर प्रोपोर्शनल साइन हटा देता हूँ तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाता है E, so that will become stress equal to E into strain, and here value of E that is called modulus of elasticity. This is called modulus of elasticity. It depends on nature of material and temperature. ठीक है, अलग अलग मटेरियल के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग होती है और टेम्परेचर के हिसाब से भी इसकी वैल्यू चेंज होती है। हेयर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी E दैट विल बिकम इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी E विच इज इक्वल टू हो जाता है हमारा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो बात क्या बनी? कहने का मतलब है हुक्स लॉ ऑफ इलास्टिसिटी में हुक्स लॉ ने बोला कि स्ट्रेस जो किसी भी बॉडी पर अप्लाई कर रहे हैं वो स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होगा। जितना ज़्यादा स्ट्रेस मैं अप्लाई करूँगा उतना ही ज़्यादा स्ट्रेन आने वाला है। प्रोपोर्शनल साइन हटाते तो एक कांस्टेंट आ जाता है E, जिसको बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी विच इज इक्वल टू होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। दैट इज इक्वल टू क्या होगा? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। जितना ज़्यादा स्ट्रेस लगाया जाएगा उतना ज़्यादा स्ट्रेन आएगा और E डिपेंड करेगा बॉडी के मटेरियल पर। अलग अलग मटेरियल के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग होगी। ठीक है, लेकिन ये कब वैलिड है? विद इन द इलास्टिक लिमिट। इससे ऊपर ये वैलिड नहीं होगा। क्लियर? तो ये तो हुक्स ने बोला। अब देखिए बच्चों, अगर मैं यहाँ पर बातचीत करूं तो यहाँ एक न्यू टर्म हमारी आ जाती है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। यहाँ हमारी एक नई टर्म आ जाती है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये इक्वल आता है हमारा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन के। करेक्ट? अब देखिए, मैंने आपको पूरे चैप्टर में 3 टाइप का स्ट्रेस बताया। लॉन्गिट्यूशनल था, टेंजेंशियल था और वॉल्यूमेट्रिक था। इन 3 टाइप के स्ट्रेस के कारण 3 टाइप का हमारा स्ट्रेन आता है। लॉन्गिट्यूशनल स्ट्रेस से लॉन्गिट्यूशनल स्ट्रेन आया, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस से वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आया और टेंजेंशियल स्ट्रेस से टेंजेंशियल स्ट्रेन आया। 3 टाइप के स्ट्रेस और 3 टाइप के स्ट्रेन के कारण हमारा जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है ये भी 3 टाइप का डिफाइन होता है। बात आ रही समझ में? जब लॉन्गिट्यूशनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूशनल स्ट्रेन लिखूंगा तो यहाँ पर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी भी लॉन्गिट्यूशनल का आएगा। तो आगे क्या बनता है हमारा चैप्टर में? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। और ये भी हमारा कितने टाइप का हो जाता है बच्चों? 3 टाइप का। ये भी हमारा 3 टाइप का हो जाता है। पहला होता है बेटा यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसको हम डिनोट करते हैं Y से। सेकंड होता है बच्चों बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। जिसको हम डिनोट करते हैं B से। और थर्ड होता है बच्चों मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। जिसको हम डिनोट करते हैं E। ठीक है, 3 टाइप का हमारा मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है। एक यंग्स होता है, एक बल्क होता है और तीसरा होता है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। यहाँ पर देखो, अगर मैं बातचीत करूं बेटा यंग्स मॉड्यूलस की तो लॉन्गिट्यूशनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूशनल स्ट्रेन के लिए जो डिफाइन होता है दैट इज कॉल्ड यंग्स मॉड्यूलस। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इनके लिए जो हमारा डिफाइन होगा दैट इज बल्क मॉड्यूलस। टेंजेंशियल स्ट्रेस एंड टेंजेंशियल स्ट्रेन इनके लिए जो डिफाइन होगा इट इज कॉल्ड मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी।
बात आ रही समझ में, आपस में इंटरलिंक है। एक कॉन्सेप्ट अगर आपने समझ लिया तो दूसरा अपने आप आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पर वैल्यू लिखता हूँ तो मैं बोल दूंगा बेटा y that will become longitudinal stress to longitudinal strain. 1 second. That it will become longitudinal stress to longitudinal strain. Correct? If here I define bulk modulus of elasticity, so that will become volumetric stress to volumetric strain. In same way, if I talk about modulus of rigidity, so that will become tangential stress to tangential strain. और टेंजेंशियल को हम शियरिंग स्ट्रेस भी बोलते हैं। तो समटाइम्स किसी बुक में आपको ऐसे भी लिखा मिल जाएगा, शियरिंग स्ट्रेस टू शियरिंग स्ट्रेन। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, एक ही बात है। ठीक है, आई बात समझ में। तो देखिए बच्चों, अभी तक मैंने आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन बताई है, चैप्टर का एक फ्रेमवर्क बताया है। 3 टाइप के स्ट्रेस होते हैं, 3 टाइप के स्ट्रेन होते हैं, उनसे 3 टाइप के हमारे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिफाइन होते हैं। कैसे कैसे न्यूमेरिकल अब बनने वाले हैं वो सारे न्यूमेरिकल हम डिटेल में समझेंगे। पहले ये बातें हमें समझना ज़रूरी है। स्ट्रेस का मतलब क्या है, स्ट्रेन का मतलब क्या है, 3 टाइप के स्ट्रेस कौन कौन से हैं, 3 टाइप के स्ट्रेन कौन कौन से हैं, और 3 टाइप के हमारे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है क्या है। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का मतलब क्या है, एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होता है। एक एक पॉइंट को हमें समझना था। इन सारे पॉइंट्स के बारे में हमने बातचीत की। यहाँ तक आपको समझ में आया, नहीं आया, क्लियर है ये सारे पॉइंट? ठीक है, अब हम बातचीत करेंगे बेटा पहले यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पे कैसे न्यूमेरिकल बनेंगे, फिर बातचीत करेंगे बल्क पर कैसे बनेंगे, फिर डिस्कस करेंगे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी पे हमारा कैसा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अगर आपकी इनमें कोई भी क्वेरी है, तीनों टाइप के स्ट्रेस में, तीनों टाइप के स्ट्रेन में, या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में, तो आप पूछ सकते हो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर। यू जस्ट पोस्ट योर क्वेरी, विल ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरी विद इन 24 आवर्स। राइट? तो बच्चों इसे नोट डाउन कर लो, बस अपनी प्रिपरेशन करते रहो। अगर कहीं भी फंस जाओ, कोई भी क्वेरी आए तो हमसे पूछ लो। क्लियर? So thank you for watching this video. Now we'll continue next lecture, numerical on modulus of elasticity. Right? चलिए।